आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली उत्सव में मचे उत्पात की। आपको ये बताऊंगी कि जामिया में उपद्रव के पीछे किसकी साजिश थी। ये भी आपको बताऊंगी कि जामिया में वो बवाली आखिर थे कौन जिसने दिवाली उत्सव में बवाल मचा दिया। दियों को क्यों बुझाया गया, रंगोली को क्यों रौदा गया। साथ ही आपको केरल के वायनाड भी लेकर चलूंगी, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आपको प्रियंका के वायनाड जाने की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी डिटेल में बताऊंगी। साथ ही ये भी आपको बताऊंगी कि राहुल ने नॉर्थ तो प्रियंका ने साउथ को क्यों चुना है। इसके अलावा आपको पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। 5 साल के बाद दोनों नेता जब एक साथ बैठेंगे तो क्या बातें होंगी ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे जामिया की। राजधानी दिल्ली में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहता है। जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार दिवाली उत्सव में हंगामे को लेकर यह चर्चा में आ गया। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। 2 समुदाय के छात्रों के बीच मारपीट हो गई, धार्मिक नारेबाजी हुई, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही अल्लाहू अकबर की भी नारेबाजी की गई। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया था। इस बार इस प्रोग्राम का नाम ज्योतिर्मय 2024 रखा गया था, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, दिए जलाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, आतिशबाजी भी की गई थी। लेकिन छात्रों के दिवाली उत्सव के रंग में उस वक्त भंग पड़ गया जब विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे, रंगोली बनाए जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान मारपीट हो गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव हो गया। हंगामे के दौरान धार्मिक नारेबाजी भी की गई। वायरल वीडियो में फिलिस्तीन जिंदाबाद नारा लगाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। सुनिए आप भी एक बार। एबीवीपी की तरफ से शाम को दिवाली का इवेंट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हर साल किया जाता है। दिए जलाए गए थे, रंगोली बनाई गई थी। एबीवीपी का आरोप है कि कुछ छात्र आए और उनके जो दिए थे उन्हें तोड़ने लगे, रंगोली को खराब किया, धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिसके बाद 2 गुटों में एबीवीपी और बाहर से आए छात्रों के बीच में हाथापाई भी हुई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने दोनों गुटों को समझाया, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बाहर किया। दिल्ली पुलिस भी मौके पे पहुंची। यूनिवर्सिटी के बाहर जो पूरी सिचुएशन है वो सामान्य है, शांति बनी हुई है। जो स्टूडेंट्स है वो सामान्य रूप से रोज की तरह कॉलेज आ जा रहे हैं। बस एक जो चेकिंग का प्रोटोकॉल है आईडी कार्ड दिखा के, वही फॉलो किया जा रहा है। सफाई फिलहाल कल के इवेंट की है वो पूरी कर दी गई है। जो टूटे हुए दिए थे उन्हें साइड कर दिया गया है, रंगोली को भी साफ कर दिया गया है, और जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से इस समय सामान्य बनी हुई है। कल यहाँ पे दीपोत्सव था, उसके बाद थोड़ी बहुत फाइट वगैरह हो रही थी वहाँ पे। जब मैं लौट रहा था तो काफ़ी टिमिड इन्वायरमेंट था, काफ़ी अनसेफ सा लग रहा था, क्योंकि इतना भीड़, इतना अजीब सा क्या कहते हैं रेडिकलिज्म सॉर्ट ऑफ चीज़ें होना, नारे लगना एंड ऑल, ये गलत है कहीं ना कहीं। हम लोग एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट नहीं चाहते पढ़ने के लिए ऑब्वियसली। कितने लोग थे? क्या अराउंड 40+ लोग थे, और कुछ महोत्सव था। मुझे लग रहा था कुछ कार्यक्रम हो रहा है या फिर आपस में बच्चे नहीं होते गैदरिंग करते हैं बॉयज़, वैसा कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। कुछ अगली ही हो रहा था सीन। क्या कुछ आपने बताया था बच्चे बाहर से भी आए थे? जी नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे ऐसा तो कोई रिमेंबर नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रीमाइसेस में घूमता रहता हूँ। मुझे ऐसा कोई फेमिलियर फेस नहीं दिख रहा था उसमें। मुझे बाहर के थोड़े फुल ग्रोन से मेन आ गए थे अचानक से, जिनको जैसे बुलाया गया हो करके, अलग से कॉल करके कि आप आ जाओ, ऐसा होता है ना कि यू कम। तो मारा पीटी भी जी थोड़ा बहुत हो रहा था, क्या? मतलब धक्का मुक्की एंड लाइक स्लैप्स एंड ऑल चल रहा था। स्लैप्स, किसी को मार रहे थे। तो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र का बयान आपने सुना। वो ये कह रहा था कि मारपीट हुई, हंगामा हुआ। छात्र ये भी दावा कर रहा था कि हंगामा करने वाले लोग बाहरी थे। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के पहले हर साल की तरह इस बार भी दिवाली उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था। जमीन पर दियों का जमघट था, रंगोली भी बनाई गई थी। दिए जलाने वाले स्टूडेंट्स दिए जलाने में बिजी थे।
कोई रंगोली बना रहा था तो कोई आतिशबाजी में जुटा हुआ था। ये सब जामिया कैंपस के गेट नंबर 7 के पास हो रहा था। तभी कुछ छात्र आ गए, वहां चल रहे दियों को बुझा दिया, रंगोली को पैरों से मिटा दिया गया, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुट के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जामिया में कल रात क्या हुआ था? दिवाली उत्सव में हंगामा का सच क्या रहा? इसे जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से बात की। उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आप खुद ही सुनिए। प्रियांशु, कल क्या हुआ था, क्या कार्यक्रम था, उसके बाद क्या घटना हुई? कल हम हर वर्ष करते आ रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम का, और हम थोड़े दिन पहले कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अपने अच्छे जो छात्र हैं वो घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कल हमने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। 7, सवा 7 बजे एक ऐसा माहौल होता है, कुछ लोग आते हैं, एक मॉब आता है वहाँ पे जो दिए होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, रंगोलियों को बिगाड़ते हैं, और उसके बाद अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप हिजाब पहन के आने था रेप कर दिया जाएगा, ये कैसी बात है? उसके साथ साथ हमारे जो लोग थे वहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई है। तो आप कल थे यहाँ पे पूरे जब ये घटना हुई? हाँ, हम यहीं पे बना रहे थे, मेरी रंगोली भी बनी हुई है। आपने रंगोली बनाई थी? क्या हुआ, आप थोड़ा समझाएंगे हमें? ये सब तो पहले से मतलब ऐसे हम लोग परमिशन वगैरह लिए हुए थे कि यहाँ पे रंगोली वगैरह बनानी है, और मतलब ऐसे ही सौहार्दपूर्ण मनाना है अपना ये त्योहार। प्री सेलिब्रेशन था, तो इधर हमने देखा कि बहुत सारे लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए, और उसमें 2 गुट में लोग बट गए। एक तरफ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय माता दी के नारे लग रहे हैं। तो इसी में अब कुछ लोगों की मारपीट भी हो गई। दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, फिर उसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं। पटाखे जलाने के बाद आपका कुछ अपोज करते हैं कुछ बच्चे उसका, फिर अपोज वो बन जाती है बहस में, वो बहस तब्दील हो जाती है एक तरह से नारेबाजी में। दोनों नारेबाजी लगती है, जो पहला होता है एडमिनिस्ट्रेशन उसे गार्ड जाते हैं, दूर कर देते हैं दोनों तरफ के बच्चों को। फिर उसके बाद सेकंड टाइम होता है ये सेम चीज, फिर उसका जो थर्ड टाइम होता है गाड़ी लेकर उस पर दिए और रंगोली चढ़ा देता है। एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, तो जामिया का नाम टार्निश करने के लिए यहाँ के बाहर का लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये गलती चीज है। दोनों तरफ से गलती हुआ है, वो हमको पता है। मतलब कुछ लोग ऐसा नारा भी लगने शुरू गई, मतलब ये अल्लाहू अकबर बोलने शुरू गई, और जय श्री राम बोल रहा था, और पैलेस्टाइन जय मत, तो ऐसा कम्युनल स्लोगनेरिंग भी था। लेकिन चीज ये है, ये बाहर का लोग यहाँ पे क्यों आया ऐसे करने के लिए? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामे की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हिंदू त्योहारों के दौरान हंगामा हो चुका है। पिछले साल मार्च में होली मिलन समारोह के दौरान हंगामा हुआ था। आपको याद होगा, होली मिलन कर रहे छात्रों के लिए अपशब्द कहे गए थे। मुस्लिम छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद कैंपस में हंगामा हुआ और टेंशन की स्थिति बनी रही। उसके बाद अब दिवाली उत्सव के दौरान भी हंगामा कर दिया गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इन तमाम घटनाओं के पीछे है कौन? दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिलिस्तीन को लेकर पहली बार नारेबाजी नहीं हुई है। फिलिस्तीन के पक्ष में पिछले साल अक्टूबर में भी जामिया के कुछ छात्रों ने हमास का समर्थन करने वाले बैच पहने थे, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद कैंपस में टेंशन बढ़ गया था। लेकिन दूसरे छात्र संगठनों का कहना है कि हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या हुआ था, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जामिया में एक रंगोली का प्रोग्राम था जिसकी परमिशन 4:30 बजे तक की थी। बावजूद उसके ये 7:30-8 बजे तक प्रोग्राम करते रहे। 6 बजे प्रॉक्टर ने सीटें बजानी स्टार्ट कर दी, पूरी टीम आ गई कि हट जा, कोई नहीं हटा, किसी ने हटने का नाम नहीं लिया। बम फोड़े गए, जबकि फायर क्रैकर दिल्ली एनसीआर में बैन है 1 जनवरी तक। उसके बावजूद बम फोड़े गए जामिया के अंदर, और कई बच्चों की लगी है, हाथ पे लग चुकी है, उन्होंने किसी ने रोका नहीं। उसके बावजूद एबीवीपी की पूरी टीम आती है, जामिया के अंदर आती है, आउटसाइडर्स है,
और आके नारेबाजी करती है, जिनमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, बच्चों को उत्साहित जाता है। उसके बाद बच्चों ने कुछ नहीं करा, फिर बच्चों को उल्टी सीधी बातें करी जाती हैं। उसके बाद उल्टी सीधी बातें अगर आप बता सको। भाई जैसे बाहर आके बोलते हैं कि जामिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जबकि यहाँ पे सब बच्चे उससे पहले तक सारे हिंदू मुस्लिम बच्चे मिलके दिवाली बना रहे थे, कोई किसी को रोक नहीं रहा। 4 से 6 बजे तक पीसफुली प्रोग्राम चला है, किसी ने किसी को कुछ नहीं हुआ। जब नारेबाजी हुई उसके बाद माहौल बिगड़ा है, जब उसके बाद जो दूसरे नारे लगे वो उसके बाद लगे, उससे पहले कोई नारे नहीं लगे थे। आपके पास कोई फोटोज वीडियोस हैं कल की कि कौन आउटसाइडर्स आए थे? बिल्कुल मेरे पास वीडियो है। कौन थे? उसके अंदर ये एबीवीपी का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डीयू का, जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह, और कई सारे इसमें स्टेट लीडर्स भी हैं एबीवीपी के, राजवीर वगैरह जिनके नाम है, और आप इनमें देखेंगे तो इनमें सबका पता लग जाएगा कौन कौन है। जय श्री राम के नारे लगे, उसके बाद दूसरे धर्म के नारे भी लगे, लेकिन फिलिस्तीन का नारा क्यों लगा? अचानक से फिलिस्तीन का मुद्दा कहाँ से आ गया था? जामिया के बच्चे हैं, जब उत्साहिकता होती है चीजों की तो कुछ पता नहीं चलता है हो क्या रहा है। जब वहां से बच्चों को उल्टे सी नारे लगाए जा रहे थे, उसके बाद ये सब चीजें हुई। पहले किसी ने कोई कुछ नहीं बोला है, सब चीजें उसके बाद हुई हैं। पहले किसी ने ना किसी को रोका है ना टोका है, और जब नारे लगे उसमें कोई भी ऐसा नहीं था। और हो सकता है उसमें कोई बच्चे हों, जबकि जामिया के बच्चों ने सब नारे नहीं लगाए, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। जैसे जय श्री राम लगाए तो अल्लाह अकबर लगाना कोई लीगली नहीं है, लीगली वो भी एक तरीके से लगाया जा सकता है। इस साल जनवरी के महीने में जामिया यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। और अब दिवाली उत्सव के दौरान धार्मिक नारेबाजी हुई। जामिया यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जामिया की घटना आपके सामने आई होगी, किस तरीके से रात दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर आपकी क्या? देखिए, इस देश में सभी लोग कह रहे हैं और ये होना भी चाहिए कि संविधान के अनुसार देश चलेगा। संवैधानिक रूप से सभी को अपने रीत रिवाज, पूजा, त्योहार मनाने का पूरा स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता पे किन लोगों ने कुठाराघात किया है जामिया मिलिया में, ये एक बहुत ही चिंता की बात है। स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। सभी पुलिस से लेके सभी जितने संस्थान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, सब अलर्ट पे हैं। जो दोषी हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने भी ये ठान लिया है कि हम दूसरे के रीत रिवाज और धर्म में खलल डालेंगे, ऐसे लोगों की कानूनी रूप से खैर खबर ली जानी चाहिए और वो लिया भी जाएगा। दिवाली सेलिब्रेशन विरोध के साथ कैंपस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगे और अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने बहुत हद तक ऐसी घटनाओं को दिल्ली में बढ़ावा दिया है, मगर जिसने जो भी गलत काम किया है उसको क्षमा तो नहीं किया जाएगा। तो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हंगामा क्यों हुआ, बवाल के पीछे कौन है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज चुनावी पॉलिटिक्स में क्लियर कट एंट्री मार दी है। इसके बारे में अब बात करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की वायनाड सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उन्होंने वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन किया है। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के वक्त उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान वाड्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स भी उनके नॉमिनेशन के दौरान मौजूद थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो खुद केरल से सांसद हैं, वो भी थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यूपी के अमेठी सीट से सांसद केएल शर्मा भी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रियंका गांधी वाड्रा में नॉमिनेशन से पहले वायनाड में रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर दिखे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आईं। रोड शो के दौरान उनके भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी गाड़ी पर एक साथ नजर आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पिछले 35 साल से चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन पहली बार
अपने लिए वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि जब वो 17 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। You are the symbol of the trust between me, my family, and all of you. I have been, before all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have been the family. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I face, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you, I am here to stand by you through thick and thin, I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने वायनाड से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि वायनाड में चुनाव क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट पर राहुल गांधी की जीत हुई थी। वे वायनाड से दूसरी बार चुनाव जीते थे, तो वहीं रायबरेली सीट जो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है वहां से पहली बार चुनाव जीते, जिसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से ही वहां की सीट खाली हो गई जिस पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जब वायनाड सीट छोड़ी थी तभी अनाउंस कर दिया था कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेगी। वायनाड में प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के वक्त राहुल गांधी भी मौजूद रहे, चाहे रोड शो हो या डीएम के सामने नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो, राहुल गांधी हमेशा मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद है, एक आधिकारिक और दूसरा अनौपचारिक सांसद, दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। प्रियंका in her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. When she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through action. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका गांधी नॉमिनेशन के वक्त लेवेंडर कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो जिस गाड़ी पर सवार होकर रोड शो के लिए निकली थी वो भी लेवेंडर कलर की ही थीम पर थी। इस दौरान पूरा गांधी परिवार उनके साथ साथ रहा। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनका मुकाबला लेफ्ट फ्रंट के सत्यन मोकेरी से है, तो वहीं बीजेपी ने नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। वायनाड में धर्म कांटा क्या है, अब आप वो भी जान लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, वही सीट पर 40% हिंदू मतदाता भी हैं, 20% वोटर ईसाई समुदाय से हैं। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7% और 9.3% है। वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की अगर बात करें तो 93% इनकी संख्या है और शहरी मतदाता 7% हैं। वायनाड को कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता है, तभी तो जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे तब भी उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज की थी। इसीलिए प्रियंका गांधी को भी वायनाड से ही उतारा गया। यहां से राहुल गांधी 2 बार पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस का एक और मकसद ये है कि साउथ में ये मैसेज देना है कि गांधी परिवार हमेशा ही साउथ के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुनकर नॉर्थ को तवज्जो दी है, तो अब वहां पर बैलेंस करने के लिए प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा गया है। एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी थी, निश्चित रूप से जब संगठन में काम करते हैं तो अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है
तो जनता को तय करना है। राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। जनता चुनकर लोकतंत्र में जिसको भेजती है वो बनता है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वो चुनावी पॉलिटिक्स में अपने भाई राहुल गांधी से जूनियर हो गई हैं। राहुल गांधी सबसे पहले 2004 में अमेठी से चुनाव लड़े और जीते भी। अब प्रियंका गांधी 2024 में वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका गांधी का ये पहला इलेक्शन होगा और वायनाड से प्रियंका गांधी अब अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वायनाड सीट सेफ सीट कांग्रेस के लिए मानी जाती रही है। महापरिवारवाद और महापरिक्रमावाद की परिकाष्ठा के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और मुस्लिम लीग के कंधों पर बैठकर चुनाव जीतने की योजना बनाई गई है और मेजोरिटी जहां मिनोरिटी में है, जहां मिनोरिटी मेजोरिटी में है, वहां से भाग्य जमाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी का झंडा तिरंगा और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा दोनों ही मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। ये जीजा और जीजी की जोड़ी हरियाणा के किसानों को लूटने के बाद आज केरल में वायनाड पहुंची है। जब वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, वहां की जनता कष्ट में थी, दुख सह रही थी, तब ये जीजा और जीजी की जोड़ी कहां थी। गांधी परिवार के अब सियासी जमीन की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली। 16 साल बाद अब उनकी बेटी इंदिरा गांधी पीएम बनी। फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद इलेक्ट हुए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी पीएम बने। 1999 में सोनिया गांधी पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए उतरी। 2004 में राहुल गांधी ने सियासत में एंट्री मारी और अब प्रियंका गांधी 2024 में वायनाड से अपने सियासी करियर की शुरुआत करने के लिए जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी बिहार की। बिहार के अररिया के सांसद के हिंदू वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है, जिसके बाद आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी ने बीजेपी पर दंगा कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ गई। दरअसल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जुड़े कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। साथ ही ये भी कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी का भी जिक्र किया। प्रदीप सिंह ने कहा कि पिछली बार मोदी जी को 303 सीट मिली थी तो कश्मीर से 370 हट गई, लेकिन इस बार उतनी सीटें नहीं मिली हैं और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे आएगा इस पर विचार करना होगा। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा कौन करेगा? अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या अयोध्या में अगर मोदी जी नहीं होते? मित्रों सुनो, वोट से देश का दिशा और दशा तय होता है। वोट से देश का तकदीर और तस्वीर बदलता है। अगर 303 सीट नहीं आता तो क्या 370 कश्मीर से हटता? जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा कैसे? अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान का काफी विरोध हो रहा है। सांसद के बयान के विरोध में अररिया में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई। सांसद से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की गई। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप सिंह के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। साथ ही ईंट से ईंट बजा देने की बात कही। सुनिए।
या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की बात कही तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरी यात्रा के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ और इसीलिए तेजस्वी यादव ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो जाना हुआ है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों पर बुरी नजर वाले। हमने 5 दिन, मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? 1 साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। अभी दीपावली के अवसर पर जामिया मिलिया हुआ तो आपकी जुबान नहीं खुलती। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानका, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। वहीं बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने भी तेजस्वी यादव के बयान को लेकर हमला बोला। नीरज बबलू ने लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में दंगा कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दंगा कराना चाहती है। वो कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बिहार में दंगा हो ताकि मुसलमान हमारा सुरक्षित हो जाए। आज के डेट में मुसलमान भी बिखर रहे हैं। ये उनको दर्द हो रहा है, ये परेशानी हो रही है कि हमारा MY समीकरण टूट गया है। यादव समाज के लोग भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही है और मुसलमान भी कहीं न कहीं टूट फूट हो रहा है। तो इसी चिंता को लेकर चिंतित है, इसलिए चाहते हैं कि बिहार में कुछ ऐसा हो कि दंगा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली से 3,750 किलोमीटर दूर रूस के शहर कजान में नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है और इसके सेंटर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रूस के कजान में एक ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है जिस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त कजान में 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं और अब से महज 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग 5 साल बाद हो रही है। ब्रिक्स समिट शुरू होने से ठीक पहले भारत और चीन के बीच LAC विवाद को लेकर एक अहम समझौता भी हुआ और अब इस समझौते की घोषणा के बाद दोनों देशों की टॉप लीडरशिप पहली 1-to-1 मीटिंग करने जा रही है। अब से करीब 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक टेबल पर बैठकर ऑफिशियल बातचीत करने वाले हैं। दुनिया भर में जारी उथल-पुथल और अलग-अलग देशों में चल रही जंग के बीच मोदी और शी जिनपिंग की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद खास है और सबकी निगाहें इसलिए इसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच इससे पहले साल 2019 को ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 1-to-1 मीटिंग हुई थी, लेकिन इसके बाद साल 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब आज रूस में चीन और भारत के रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली बायलैटरल टॉक होने जा रही है। मोदी और जिनपिंग करीब 4:30 बजे द्विपक्षीय बैठक करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले 24 घंटे के अंदर दोनों कई बार आमने सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी कजान एक्सपो सेंटर पहुंचे थे, जहां ब्रिक्स देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन में करा रहा था। यहां नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अगल बगल खड़े होकर पोज दिए और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास रही। पुतिन के साथ जिस तरह से एक के बाद एक मोदी और जिनपिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अमेरिका की टेंशन को जरूर बढ़ा रही होगी। ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत और चीन को जोड़ने वाले पुल की तरह नजर आ रहे हैं। पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग, इस तिकड़ी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कल कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए गाला डिनर का आयोजन हुआ था। यहां भी पुतिन के साथ मोदी और शी जिनपिंग की बॉन्डिंग जो है वो जबरदस्त नजर आ रही थी। डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे हुए थे और दोनों तरफ कुर्सी पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ जिनपिंग नजर आ रहे थे संगीत का आनंद लेते हुए, और ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है। अब मैं आपको इस गाला डिनर की कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देख लीजिए। तस्वीरों में दुनिया के 3 सबसे बड़े ताकतवर देशों के ताकतवर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आप समझ लीजिए और समझिए कि ये तस्वीरें क्यों अमेरिका और बाकी G7 मुल्कों को टेंशन देने वाली हैं। पहली तस्वीर डिनर टेबल की आपके सामने मैं दिखाऊंगी। बीच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन है और दाएं हाथ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाएं हाथ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। डिनर टेबल पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। डिनर प्रोग्राम की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें बेहद खास हैं और कई बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रही हैं। अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। डिनर प्रोग्राम के दौरान म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हुआ। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच जो दोस्ती नजर आ रही थी वो वाकई में बेहद खास थी। ब्रिक्स समिट की तस्वीरें भारत चीन के रिश्तों पर बहुत कुछ कहती हैं। 2020 में जब गलवान में झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरह से दोनों देशों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही थी और बयानबाजी भी हो रही थी, भारत ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया था कि चीन पहले अपनी सेनाओं को पीछे खींचे, जो पुरानी स्थिति है वो बहाल होगी, तभी कुछ आगे बातचीत हो सकती। जिसके बाद 5 साल का वक्त गुजर गया और अब 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। व्लादिमीर पुतिन, आप जिन भी इवेंट्स की वहां की आप तस्वीरें देखिए, आपको ऐसी ही ठीक तस्वीर नजर आएगी। बीच में व्लादिमीर पुतिन जो इस वक्त एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे कि दूसरी तरफ आपको शी जिनपिंग नजर आ रहे होंगे और यह माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद भारत और चीन के बीच जो तल्खी थी वो अब खत्म होगी और एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। और आपको याद होगा, इस मीटिंग से पहले ही दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ 2020 में जो गलवान झड़प हुई थी और उसके बाद जो पेट्रोलिंग एरिया को लेकर स्थिति बदल गई थी, अब पुरानी स्थिति की बहाली हो चुकी है। वो कैसे, अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बायलैटरल टॉक पिछले 5 साल से रुकी हुई थी। दरअसल पिछले कई महीनों से रूस दोनों देशों को कूटनीतिक रास्ते से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की तरफ से साफ साफ मैसेज दे दिया गया था कि अगर भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाना है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी शर्त होगी हमारी। और इसी बीच जुलाई में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 2 बार मुलाकात भी की।
4 जुलाई को कजाकिस्तान में तो 25 जुलाई को लाओस में एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि मोदी और शी जिनपिंग की बैठक जरूरी है। और इससे पहले भारत के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए चीन ने मई 2024 में अपने नए राजदूत को भी दिल्ली भेजा था। पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेश मंत्री ने भी लगातार कोशिश की, मीटिंग्स हुई और अब आज मोदी और जिनपिंग के बीच जो मच अवेटेड मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है, वो होने जा रही है। लेकिन इस मीटिंग से पहले चीन और भारत के बीच LAC को लेकर एक बेहद अहम समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं अब डेप्सांग प्लेन्स और डेमचोक के इलाकों में अपनी अपनी सीमा के भीतर गश्त लगा सकेंगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें दोनों देशों के सैनिक महीने में 2 बार अपने अपने इलाकों में निगरानी के लिए गश्त कर सकते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी तरीके का टकराव ना हो, इसके लिए यह तय हुआ है कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम्स में 15 से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे और दोनों देशों के सोल्जर्स LAC से 200 से 300 मीटर दूर रहकर ही गश्ती करेंगे। समझौते के तहत पेट्रोलिंग पार्टी भेजने से पहले चीन और भारत के कमांडर्स आपस में बात भी करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो जैसी 2020 में गलवान में हुई थी। जो कुछ सवाल रह गए थे जिनके बारे में पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी, तो वहां पे पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग जहां पे भी वो लागू हो, तो वो वाली जो स्थिति है वो 2020 की स्थिति वहां पे बहाल हो जाएगी। 2020 को हुई गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद भारत चीन के रिश्ते तल्ख हो गए थे। LAC के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हो गईं। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग एरिया, डेप्सांग और डेमचोक जैसे पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी और PLA यानी कि जो चीनी आर्मी है वो तैनात हो गई थी। गलवान की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य लेवल पर लगभग 13 से 14 मीटिंग्स हुई थी, लेकिन डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत को लेकर भारत अपने रुख पर एकदम कायम रहा, अड़ा रहा और आखिरकार 4.5 साल के बाद ड्रैगन को भारत की बात माननी ही पड़ी। डिसएंगेजमेंट का जो फॉर्मूला भारत चाह रहा था उसे मंजूर करना ही पड़ा। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it's has been our stance from April 20 itself when Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through.